गुड मॉर्निंग, नमस्कार, हेलो नवभारत पर मैं हूं अमित सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राजीव भोंडियाल। और अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद आज से देश के कई इलाकों में स्कूल खुलने जा रहे हैं। दिल्ली समेत भारत के कई राज्यों में आज से स्कूलों में फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। राजधानी दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, हरियाणा और मेघालय में आज से स्कूल खोले जा रहे हैं। दिल्ली में 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्कूल आज से खुलेंगे। 6ठी से 8वीं तक के स्कूल 8 सितंबर से खोले जाने की उम्मीद है। यूपी में 1ली से 5वीं तक के विद्यालय खुलेंगे, जिनमें बच्चों का स्वागत मिठाई खिलाकर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 6ठी से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे। हरियाणा में आज से ही 4थी और 5वीं की कक्षाएं खुलेंगी। तमिलनाडु में आज से फिजिकल मोड में क्लासेस शुरू की जाएंगी। राजस्थान में अप्रैल के बाद फिर 9वीं से लेकर 12वीं तक के निजी और सरकारी स्कूल आज से खुलेंगे। 2 शिफ्टों में स्कूलों की क्लासेस लगाई जाएंगी। मेघालय में शहरी क्षेत्रों में 9वीं से लेकर 12वीं के स्कूलों के साथ साथ सभी कॉलेज भी खोले जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 6ठी से लेकर 12वीं तक की क्लासेस खुलेंगी। तो गुजरात में कल यानी कि 2 सितंबर से ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी। तेलंगाना में पहले 1 सितंबर से स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन हाईकोर्ट की रोक के बाद अब फैसला रद्द कर दिया गया है। हालांकि एक्सपर्ट्स की राय स्कूल खोलने पर अलग अलग है। गाइडलाइन के पालन के निर्देश हैं, लेकिन फिर भी पेरेंट्स की परमिशन जरूरी होगी। लेकिन तीसरी लहर की आशंका के बीच स्कूलों को खोलना खतरे से खाली नहीं है। दिल्ली में अब मोहल्ला क्लिनिक को नए अवतार में पेश करने की तैयारियां की जा रही हैं। केजरीवाल सरकार अब दिल्ली के लोगों का कंटेनर वाले पोर्टेबल मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाएगी। सरकार का दावा है कि ये पहले से ज्यादा आकर्षक और सुविधाओं वाले होंगे। ये मोहल्ला क्लिनिक पोर्टेबल होंगे, जिन्हें जरूरत पड़ने पर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि इससे सुविधाएं बेहतर करने में मदद मिलेंगी। जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर साहब से दवाई लिखते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। तीसरा टेस्ट होते हैं। कई लोग इसमें ये भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर आईसीयू नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डायलिसिस नहीं होता। मोहल्ला क्लिनिक आईपीडी फैसिलिटी नहीं है, अस्पताल नहीं है, ओपीडी है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, सलाह लेने के लिए, दवाई मिल जाएगी, टेस्ट हो जाएंगे, डॉक्टर की सलाह मिल जाएगी। दिल्ली सरकार के बनाए मोहल्ला क्लिनिक अब बदले बदले नजर आएंगे, लेकिन रूप बदलने से क्या वाकई व्यवस्था भी मजबूत होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जनता को सौगातें मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी में आज 5.5 लाख लोगों को खुद का घर मिलने वाला है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में 5,51,000 लाभार्थियों के खुद का घर होने के सपने को साकार करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6,637 करोड़ की लागत से बने आवासों का लोकार्पण करेंगे और 5,51,000 लाभार्थियों को नए आवास की चाबी सौंपेंगे। सीएम योगी इस दौरान योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश करवाएंगे। पीएम आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के वितरण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम योगी के सरकारी आवास पर यह कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सियासी माहौल गरमाने लगा है। राजनीतिक दल जनता के बीच जाने के लिए यात्राओं का सहारा ले रहे हैं। कांग्रेस के बाद अब यूपी में समाजवादी पार्टी भी यात्रा निकालने जा रही है। आज से यूपी में समाजवादी पार्टी की जनादेश यात्रा निकलेगी। यात्रा का ऐलान करते हुए सपा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल है। दलितों और पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश यात्रा इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी। जनादेश यात्रा की शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से होगी और करीब महीने भर के जनसंवाद के बाद 28 सितंबर को सुल्तानपुर में जाकर खत्म होगी। इस दौरान अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता योगी सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को कोयला तस्करी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने तलब किया है। इस मामले में ईडी ने अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी को आज पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं डायमंड हार्बर से टीएमसी के लोकसभा सांसद अभिषेक को 6 सितंबर को बुलाया गया है। दरअसल सीबीआई की प्राथमिकी को संज्ञान में लेते हुए ईडी ने पश्चिम बंगाल में सरकारी कोल फील्ड्स में कथित चोरी की जांच शुरू की थी, जो लोक सेवकों की मिलीभगत से की गई थी। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले सीबीआई ने इसी मामले में रुजिरा बनर्जी से पूछताछ भी की थी। अब फिर से दोनों को बैंक डिटेल्स के साथ अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया है। पीएम नरेंद्र मोदी आज श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की स्मृति में सिक्का जारी करेंगे। स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का पीएम मोदी जारी करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जानकारी दी गई है। बता दें कि स्वामी प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस यानी कि इस्कॉन की स्थापना की थी, जिसे आमतौर पर हरे कृष्ण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। इस्कॉन ने श्रीमद् भागवत गीता और अन्य वैदिक साहित्य का 89 भाषाओं में अनुवाद किया है, जो दुनिया भर के वैदिक साहित्य के प्रसार में अहम भूमिका निभा रहा है। वहीं स्वामी प्रभुपाद ने 100 से ज्यादा मंदिरों की स्थापना भी की है और दुनिया को भक्ति योग का मार्ग दिखाने वाली कई किताबें भी लिखी हैं। उन्हीं की याद में पीएम मोदी आज 125 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी करेंगे। पंजाब को दहलाने की आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने तरन के स्वरूप सिंह को 2 हथगोलों के साथ धर दबोचा है। यह हथगोले चीन निर्मित बताए जा रहे हैं, जिनके साथ पुलिस ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। आशंका है कि यह आतंकी सूबे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पंजाब पुलिस ने अपनी तत्परता से राज्य में एक और आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल विदेश में बैठे आतंकी पंजाब को दहलाने की लगातार साजिश रच रहे हैं। हाल ही में अमृतसर में पंजाब पुलिस ने हथियारों की बड़ी खेप बरामद की थी, जिसके बाद अब तरन से 2 हथगोलों के साथ एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि पंजाब को दहलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सुरक्षा बल भी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देश के कई इलाकों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लगातार बारिश के चलते राप्ती नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को जल भराव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने का भी आरोप लगाया है। उधर बिहार में बाढ़ के हालात जानने के लिए सीएम नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वरनाथ पहुंचे। सीएम नीतीश ने मोटरबोट के जरिए बाढ़ प्रभावित लोगों का हालचाल जाना और अधिकारियों को तुरंत राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। गुवाहाटी से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम और इससे सटे पहाड़ी राज्यों में हो रही बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र अपने उफान पर है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र में चलने वाली नावों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। उधर उत्तराखंड के सभी पहाड़ी जिलों में ज्यादातर जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई है, जिससे भारी संख्या में सड़कें बंद है। जोशीमठ के गुज्जू में भी मंगलवार को लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है। बात काजीरंगा की करें तो यहां बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर मौजूद जानवरों को उनकी सुरक्षा के लिए कर्मचारी उन्हें वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो साफ है कि देश के ज्यादातर इलाकों में अभी भी मानसून का असर बरकरार है। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कई बड़ी बातें कही। जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से फौज की वापसी के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हमारा मिशन सफल रहा। बाइडेन ने कहा कि हमने अफगानिस्तान में 20 साल तक शांति बनाए रखी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमने जो काम किया है वो कोई और नहीं कर सकता। We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts felt were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and ability to do it, and we did it today. The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery,
and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि वो इस फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि हमें यह मिशन और जल्दी शुरू करना चाहिए था, लेकिन पूरे सम्मान के साथ मैं उनसे अपनी असहमति जाहिर करता हूं। अगर ये और पहले शुरू किया गया होता तो अफगानिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। अफगानिस्तान में जल्द ही तालिबान सरकार बनने वाली है। द इस्लामिक एमिरेट्स में तालिबानी सरकार के गठन को लेकर आज बड़ा ऐलान हो सकता है। इससे पहले भारत ने पहली बार औपचारिक तौर पर तालिबान से बातचीत की है। कतर के दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास स्टोनेकजई के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान भारतीय राजदूत ने अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ या फिर आतंकवाद के लिए इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जाहिर की। हालांकि स्टोनेकजई ने सभी मुद्दों को सकारात्मक ढंग से सुलझाने का आश्वासन दिया है। इधर AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुलाकात को लेकर सवाल उठाए हैं। To know from the Modi government, are they going to delist all Taliban leaders who have been classified and called as terrorists? Because India is the chairman of Sanction Committee. Thirdly, if they don't do that, will the Modi government bring Taliban under UAPA terror list? यानी कि मोदी सरकार तालिबान को लेकर चाहे जो रुख रखे, देश में इस मुद्दे पर सियासत तो होनी ही है। उधर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अफगानिस्तान में तबाही की चेतावनी दी है और ताजा हालात के चलते मानवीय सहायता की मांग की है। और अब आपको दिखाते हैं आपके काम की खबरें। आज से कई नियम में बदलाव हो रहा है, जिसका सीधा असर हमारी और आपकी जिंदगी में पड़ने वाला है। नियमों में बदलाव से बैंक अकाउंट से लेकर घरेलू बजट तक प्रभावित होंगे। आज से कई बैंकों के नियम में बदलाव हुए हैं। पंजाब नेशनल बैंक ब्याज दर में कटौती करने वाला है, तो एक्सिस बैंक नया चेक क्लियरेंस सिस्टम शुरू करने वाला है। इसके साथ ही चेक के नियमों में बदलाव हुआ है। आज से पॉजिटिव पे चेक सिस्टम लागू हुआ है। जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हुआ है। जीएसटी नियम 59(6) अमल में लाया गया है। पीएफ सेवाओं में भी बदलाव हो गया है। यूएन नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल पर आज से ज्यादा चार्ज देने होंगे। एलपीजी की कीमतों में भी कंपनियां आज से बदलाव करने वाली हैं। आपके लिए एक बार फिर सस्ता सोना खरीदने का मौका है। आरबीआई की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 खुल गई है। 3 सितंबर तक आपके पास सस्ता सोना खरीदने का अवसर है। गोल्ड बॉन्ड के लिए 4,732 रुपए प्रति ग्राम इशू प्राइस तय हुआ है। इसके साथ ही ऑनलाइन और डिजिटल पेमेंट करने पर 50 रुपए प्रति ग्राम की छूट अलग से मिलेगी। इस परियोजना के तहत कोई व्यक्ति एक बार में 1 ग्राम से 4 किलोग्राम तक के मूल्य के बराबर गोल्ड बॉन्ड खरीद सकता है, जबकि ट्रस्ट संगठन 20 किलोग्राम सोने के मूल्य के बराबर बॉन्ड खरीद सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का मैच्योरिटी पीरियड 8 साल का होता है, जबकि 5 साल का लॉक इन पीरियड है। अगर आपको इससे पहले इसे भुनाना है तो आप इसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, जिस पर आपको 2.5% का ब्याज मिलता है। इसके साथ ही बॉन्ड कैश कराने के वक्त में जो सोने का मूल्य होता है, उसके हिसाब से दाम मिलता है। कोरोना के कारण रेलवे में बदली किराया नीति में जल्द ही बदलाव होने वाला है। रेलवे में 2 साल से ट्रेनों का टाइम टेबल भी अटका हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब 1 अक्टूबर से गाड़ियों का टाइम टेबल जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि नया टाइम टेबल रेल यात्रियों को राहत देगा। कोरोना काल में टाइम टेबल में गाड़ियों को मिला फेस्टिवल और स्पेशल ट्रेनों का दर्जा अब हटने वाला है, जिससे तमाम गाड़ियों के किराए में अंतर आएगा। रेलगाड़ी अपने पुराने नॉर्मल फेयर के आधार पर चलेंगी। रेल प्रशासन ने नए वर्किंग टाइम टेबल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उम्मीद है कि इस बदलाव से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। लंबे समय से ट्रेन यात्री सामान्य ढंग से ट्रेनों के परिचालन की मांग कर रहे हैं, जिस पर सरकार और रेलवे विचार कर रही है। मोदी सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आज और 30 सितंबर को खत्म होने वाली कई योजनाओं की लास्ट डेट बढ़ा दी है।
केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास योजना, जीएसटी माफ करने की योजना, लेट फीस माफी योजना, जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई है। वहीं जीएसटी माफ करने की योजना का फायदा उठाने की अंतिम तारीख 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। योजना के तहत टैक्स पेयर्स को मंथली रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं जीएसटी रिटर्न इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया गया है। हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए एक नई स्कीम शुरू की है, जिसके तहत बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने पर किसानों को 50% की छूट दी जाएगी। इसके लिए किसान भाई बहन आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा कृषि विभाग की वेबसाइट पर 30 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप जिले के संबंधित कृषि उप निदेशक, सहायक कृषि इंजीनियर के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1800-180-2117 या फिर 0172-252-1900 पर भी संपर्क करके स्कीम के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। लाभार्थियों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। हालांकि इस स्कीम का लाभ केवल अनुसूचित जाति के किसान ही ले सकते हैं। आम किसानों को भी कृषि यंत्रों पर छूट देने के लिए कई योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं। खास तौर पर माइक्रो इरिगेशन से संबंधित कई योजनाएं प्रदेश के किसानों के लिए चल रही हैं। और काम की खबर के बाद रुख करते हैं इस वक्त एक और जरूरी और बड़ी खबर का। दिल्ली में कोरोना के बाद डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस साल करीब 100 डेंगू केसेस दिल्ली में मिले। अगस्त में ही 45 डेंगू के मरीज सामने आए हैं। 2018 के बाद सबसे ज्यादा केसेस मिले हैं, यही चिंता वाली बात। और अब तक डेंगू से किसी की मौत की खबर भले ना हो, लेकिन लगातार दिल्ली में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। इस साल करीब 100 केसेस मिले हैं। और जब ठंड शुरू होती है, बारिश का मौसम जाने लगता है, तो ये वही पीक मौसम है जब डेंगू अपना कहर बरपाना शुरू करता है। अगस्त में करीब 45 डेंगू के मरीज सामने आए थे। इसके अलावा 2018 के बाद सबसे ज्यादा कम केसेस मिले हैं राजीव। लेकिन डर की बात यह है कि जो मौसम है ये डेंगू के लिए बेहद मुफीद है। बिल्कुल, ऐसे में लोगों के लिए जरूरी यह है कि वो अपना ख्याल रखें, बहुत ख्याल रखें। और जो जितने भी गाइडलाइंस है, मच्छरों को घरों के इर्द गिर्द पनपने ना दे, पानी कहीं पर इकट्ठा ना होने दे, इससे वो लोग सुरक्षित रहेंगे। 100 डेंगू के केस मिलना और ये 45 डेंगू के मरीज अगस्त महीने में ही सामने आए। 2018 के बाद से ये सबसे ज्यादा केसेस हैं। चलिए इस बड़ी खबर पर बातचीत का रुख करते हैं। मेरे सहयोगी पुलकित नागर सुबह सुबह जोड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पुलकित, क्या इस खबर से डरना चाहिए हमें? गुड मॉर्निंग। यस, थोड़ा अभी दिल्ली सरकार में भी इसे लेकर काफी दिक्कतें हैं कि कैसे इससे निपटा जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने योजना बनाई है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़े लेवल पे अभियान चलाया जाएगा। आपको याद होगा कि अगर हम देखें तो 2016 से पहले डेंगू के बहुत ज्यादा केसेस आया करते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों में ये इसकी जो रफ्तार थी वो कम हुई थी और डेंगू के केस 100 से भी नीचे पहुंच गए थे। लेकिन इस साल ये देखा जा रहा है कि डेंगू के केस अगस्त में ही 45 आए और वहीं अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में इसका आंकड़ा 100 को छूता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार की योजना बड़े पैमाने पर एक मुहिम चलाने की है ताकि डेंगू के बढ़ते केसेस को रोका जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका पुलकित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार इस पर विशेष योजना बना रही है कि कैसे डेंगू के केसेस को कम किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। और अब अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। देश में वैक्सीनेशन का फिर से रिकॉर्ड बना है। कल एक बार फिर 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया गया है। जी हां, 5 दिन में दूसरी मर्तबा 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है। देश भर में करीब 65 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको राजीव वैक्सीन लग चुकी है। करीब 50 करोड़ लोगों को पहली डोज भी लग चुकी है। बिल्कुल, 15 करोड़ लोगों ने अब तक दोनों ही डोज ले लिए हैं। और सरकार की कोशिश यह है कि अब जो वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ है और करोड़ों लोगों को एक दिन में वैक्सीन लग रही है, इसी रफ्तार से वैक्सीन लगती रहे। और इसके साथ साथ सरकार ने उन तमाम आलोचकों को भी एक जवाब दिया जो कह रहे थे कि इस पूरे साल ही वैक्सीनेशन लगा पाना इतने लोगों को भारत के लिए संभव नहीं है। चलिए रुक करते एक और बड़ी खबर का। इंदौर में अब वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना। इंदौर में करीब 100% लोगों को पहली डोज लगा दी गई है। जी हां, पहली डोज इंदौर में लग गई है सभी लोगों को। बहुत से लोगों को सेकंड डोज लग गई है, बहुतों को सेकंड का इंतजार है। 10 लाख की आबादी में
देश में ये पहला शहर बना है और जिले की आबादी, पात्र आबादी को ये टीका लगा है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इंदौर जो कि साफ सफाई में अव्वल तो है ही, अब वैक्सीनेशन में भी कमाल कर रहा है। और ये सबसे बड़ा जो राजीव है, सबसे बड़ा श्रेय जाना चाहिए वहां की सरकार को, वहां की गवर्नमेंट को, जिन्होंने अपनी तमाम कोशिशों के जरिए इंदौर में कम से कम 100% वैक्सीन लगाने का दावा कर रहे हैं। और 10 लाख की आबादी तो ऐसी है जिनको पहला टीका लगा भी दिया गया है। तो एक तरह से शिवराज सिंह बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, 18 साल से उम्र की सभी लोगों को, इंदौर में जितने लोग रहते हैं सभी को पहला टीका लग गया है। यानी कि जो शुरुआती इम्यूनिटी चाहिए होती है कोरोना से लड़ने के लिए, वो उनको मिल गई है और अब दूसरे डोज को लगाने की तैयारियां होगी। और कहीं ना कहीं वाकई बधाई के पात्र वहां की व्यवस्था, वहां का सिस्टम है कि कम वक्त में सभी लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया गया, कम से कम एक डोज लगा दिया गया है। चलिए रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। पीएम मोदी आज जारी करेंगे 125 रुपए का सिक्का स्वामी प्रभुपाद की जयंती के मौके पर यह कार्यक्रम होने वाला है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करने वाले हैं और इस्कॉन के संस्थापक हैं भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, और उन्हीं की याद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सिक्का जारी करने वाले हैं। जी हां, बड़ी खबर बता रहे हैं, पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और बड़ा दिन है, स्वामी प्रभुपाद की जयंती है। 125 रुपए का सिक्का जारी किया जाएगा और 125वीं जयंती भी है। स्वामी प्रभुपाद के बारे में कहा जाए तो दुनिया भर में इस्कॉन टेम्पल का जो नेटवर्क है, जो मंदिर बनाए गए हैं, उनका श्रेय उन्हीं को जाता है। और बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जल भराव हो गया है। जी हां, ट्रैफिक में तमाम गाड़ियां फंस गई और कल लगातार रात से ही बारिश हो रही है। राजीव, एक बार फिर से दिल्ली पानी पानी हो रही है और केजरीवाल सरकार की पोल खुलती दिख रही है, क्योंकि एक हफ्ते पहले जब बारिश शुरू हुई थी तो हफ्तों पानी लगा हुआ था, ट्रैफिक बाधित हो रहा था, बिजली सप्लाई रुक गई थी और तमाम निचले इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनको दिक्कत पेश आ रही थी। बिल्कुल, कल के दिन बारिश हुई तो कई गाड़ियां आधी डूबी हुई दिखाई दी और रात भर बारिश, और अभी सुबह से ही बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। बीच बीच में कुछ राहत मिल रही है, लेकिन बारिश का सिलसिला अभी जारी है। गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मुसीबतें लोगों की ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है। और इस बड़ी खबर का रुख करते छोटे से ब्रेक का, मैं और राजीव आपको मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द लौटते हैं, साथ रहिएगा।